वेलकम टू बीपीएससी मेकर। दोस्तों आज है 6 जुलाई 2021 और 6 जुलाई 2021 से बिहार करंट अफेयर्स और साथ ही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं सहित करंट अफेयर्स के जितने भी प्रश्न बनेंगे वो सभी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। ये वीडियो आपके लिए बीपीएससी सहित बिहार एसएससी, बिहार एसआई, ईएसआई, सीडीपीओ, बिहार पुलिस और वो तमाम परीक्षाएं जो खास करके बिहार में आयोजित होती है, तो बिहार में आयोजित होने वाले सभी कंपिटेटिव एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट किए तो आपको बता दूं कि यहाँ पर रोजाना करंट अफेयर्स का वीडियो अपलोड होता है। जनवरी से लेकर के अब तक जितने वीडियो चैनल पर अपलोड हुए सभी को मैंने प्लेलिस्ट में अरेंज किया है, आप जाके सारे वीडियो को देख सकते हैं। और रही बात पीडीएफ की, तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जून ये पिछले 6 माह के करंट अफेयर्स का पीडीएफ का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां पर जाकर इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहां पर चलते हैं। अब पिछले वीडियो में जो मैंने आपसे प्रश्न पूछा था वो प्रश्न था कि हाल ही में बिहार के लखीसराय जिले का स्थापना दिवस मनाया गया है। लखीसराय जिले की स्थापना कब की गई थी? इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर था ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1994 में लखीसराय जिले का स्थापना किया गया था। तो सभी लोगों ने यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर किया और अधिकतर लोगों ने इसके बारे में डिटेल में लिखा है। तो जो भी प्रश्न आपसे पूछा जाता है उसे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखा कीजिए। चलिए यहाँ पर आगे बढ़ेंगे और जुलाई माह से संबंधित जो प्रमुख दिवस हैं उन्हें देख लेते हैं। तो 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया गया और इसका जो थीम था 2021 का ये था सेव द सेवियर्स। और 1 जुलाई को ही भारतीय स्टेट बैंक स्थापना दिवस और राष्ट्रीय चुटकुला दिवस मनाया गया। और आपको ये याद रखना है इस वर्ष का 2021 का जो भारतीय स्टेट बैंक का स्थापना दिवस था ये 66वां स्थापना दिवस था। और 2 जुलाई को विश्व यूएफओ दिवस, 4 जुलाई को स्वामी विवेकानंद स्मृति दिवस और 4 जुलाई को ही अमेरिकी स्वतंत्रता दिवस भी मनाया गया। 4 जुलाई 1776 को अमेरिका को ब्रिटेन से आज़ादी मिली थी और इसी के फलस्वरूप 4 जुलाई को प्रत्येक वर्ष ब्रिटेन का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। 5 जुलाई को श्री गुरु हरगोविंद जयंती मनाया गया और आज है 6 जुलाई और आज है विश्व जूनोसिस दिवस। जूनोसिस एक डिजीज है, यह बात अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा। और जैसे जैसे यहाँ पर ये डेट आगे बढ़ेगा वैसे वैसे यहाँ पर मैं सारी चीज़ों को अपडेट करता चलूंगा। ये करंट अफेयर्स के तहत ये जो मतलब थीम वाला जो सेक्शन है, ये जो दिवस वाला सेक्शन है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से 1-2 प्रश्न हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो समय के साथ ये सारी चीज़ें अपडेट होती रहेगी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब हम यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर आपको ले चलते हैं सीधे पहले प्रश्न की ओर। एक एक करके मैं आपको सारे प्रश्न बताऊंगा, उनसे संबंधित जितने भी सारे तथ्य होंगे वो सारे यहाँ पर मैं डिस्कस करूंगा। तो आपको इस पूरे वीडियो को ध्यानपूर्वक देखना है और वीडियो के अंत में जो प्रश्न आपसे पूछा जाएगा उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। चलिए आज का हमारा पहला प्रश्न कि हाल ही में लोक जनशक्ति पार्टी यानी कि एलजेपी के संस्थापक रामविलास पासवान की जयंती कब मनाई गई है? तो लोक जनशक्ति पार्टी यानी कि एलजेपी के संस्थापक रामविलास पासवान की जयंती अभी हाल ही में 5 जुलाई 2021 को मनाई गई है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब यहाँ पर मैं आपको इस बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे दूं जहां से आपके प्रश्न बनेंगे। तो लोक जनशक्ति पार्टी एलजेपी के संस्थापक रामविलास पासवान की जयंती हाल ही में 5 जुलाई को मनाई गई है। आप यहाँ पर ये याद रखिएगा। और आगे लिखा गया कि जनवरी 2021 में स्वर्गीय रामविलास पासवान को यानी कि मरणोपरांत तीसरा सर्वोच्च सम्मान, जो कि भारत का तीसरा सर्वोच्च सम्मान है, पद्म भूषण, तो मरणोपरांत 2021 में इन्हें मतलब इस सम्मान से सम्मानित किया गया था। ये बात आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पे आगे लिखा गया कि वे 16वीं लोकसभा में बिहार के हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किए थे। और यहाँ पे अगला पॉइंट में लिखा गया तथा वह 9 बार लोकसभा सांसद तथा 2 बार राज्यसभा सांसद रहे थे। और इन्होंने 1981 में दलित सेना संगठन की स्थापना की और सन 2000 में लोक जनशक्ति पार्टी की स्थापना किया था। तो ये सारे कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, ये सारी चीजों को यहाँ से आपको याद रखना है। अब यहाँ पर एक प्रश्न को मैंने ऐड नहीं किया है, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। ये प्रश्न जो कि मैं आपको अभी बोलने वाला हूँ, ये प्रश्न आपसे बीपीएससी एग्जाम में पूछा गया है। ये प्रश्न आपको बताना है कि राजनीति में जब ये प्रवेश किए थे तो सबसे पहले किस पार्टी का ये हिस्सा थे। ये प्रश्न बीपीएससी प्री एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है, तो आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। और यहाँ पर जितनी सारी चीजें मैंने आपको बताया है ये पॉइंट ऑफ व्यू जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा मतलब कि इंपॉर्टेंट है, तो ये सारी चीजों को यहाँ से आपको याद रखना है। चलिए अब हम यहाँ पे एक चीज यहाँ पे ध्यान रखिए, रामविलास पासवान से अक्सर यहाँ पर बीपीएससी एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं, तो आप इसे इग्नोर नहीं कर सकते, तो सारी चीजों को यहाँ से याद रखिए। चलिए अब यहाँ पे हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा दूसरा प्रश्न है कि हाल ही में किसने फैसला सुनाया है कि जब परिवार का एक सदस्य सरकारी नौकरी में है तो परिवार के किसी भी अन्य सदस्य को अनुकंपा पर नौकरी नहीं दी जा सकती है? तो यह भी फैसला हाल ही में पटना हाईकोर्ट के द्वारा दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अब यहाँ पर मैं आपको इसके बारे में बता दूं कि पटना हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया है कि जब परिवार का एक सदस्य सरकारी नौकरी में है तो परिवार के किसी अन्य सदस्य को अनुकंपा पर नौकरी नहीं दी जा सकती है। अगर आप यहाँ पर अनुकंपा के बारे में नहीं जानते तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, अगले वीडियो में आपको इसके बारे में डिटेल बताऊंगा अनुकंपा क्या होता है। और यहाँ पे पटना हाईकोर्ट के बारे में लिखा गया है। पटना हाईकोर्ट की स्थापना 3 फरवरी 1916 को किया गया था। ये प्रश्न बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आप याद रखिए। पटना हाईकोर्ट की स्थापना यानी कि पटना उच्च न्यायालय की स्थापना जो भी थी ये 3 फरवरी 1916 को किया गया था। और यहाँ पे एक एक्स्ट्रा फैक्ट ऐड किया गया है। और फिर अप्रैल 2019 में पटना उच्च न्यायालय ने हिंदी में भी याचिकाएं स्वीकार करने की घोषणा की थी। इससे पहले अंग्रेजी में ही सिर्फ याचिकाएं स्वीकार होती थी, लेकिन अप्रैल 2019 के बाद ये घोषणा हुआ 2019 में ये कि मतलब याचिकाएं जो अब स्वीकार होगी वो हिंदी में भी होगी। तो ये सारे कुछ फैक्ट है जो कि आपको यहाँ पे याद रखना है पटना हाईकोर्ट से संबंधित।
चलिए अब यहाँ पे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा तीसरा प्रश्न है कि हाल ही में दरभंगा एयरपोर्ट से हैदराबाद और कोलकाता के लिए इंडिगो एयरलाइंस की फ्लाइट सेवा शुरू हुई है। दरभंगा हवाई अड्डा से कब से विमान सेवा का संचालन शुरू हुआ है? ये प्रश्न बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिहार के सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ये होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 8 नवंबर 2020 से ये विमानन सेवा यहाँ से शुरू किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब यहाँ पर इसके बारे में यहाँ पर जानते हैं कि दरभंगा हवाई अड्डा से पिछले साल 8 नवंबर 2020 को विमान सेवा का संचालन शुरू हुआ था और पहले दिन यहाँ से दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु के लिए विमान सेवा शुरू की गई थी। अब यहाँ पर ये सारी चीज याद रखिए, लेकिन इससे पहले मतलब कुछ दिन पहले मैंने आपको एक प्रश्न बताया था जहाँ पर दरभंगा एयरपोर्ट की चर्चा हुई थी और वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि जो एनओसी सर्टिफिकेट मिला है, मतलब कि भारतीय वायुसेना की तरफ से एनओसी सर्टिफिकेट अभी दरभंगा एयरपोर्ट को प्रदान किया गया, जिसके तहत इसका विस्तार किया जाएगा। तो ये सारी जानकारी मैं आपको पहले भी वीडियो में दे चुका हूँ। तो ये सारी कुछ कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है, ये आपको याद रखना है। लेकिन यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो आपको ये याद रखना है कि दरभंगा एयरपोर्ट की जो शुरुआत हुई थी, यहाँ से विमान सेवा का जो संचालन प्रारंभ हुआ था ये 8 नवंबर यानी कि पिछले वर्ष 8 नवंबर सन 2020 ईस्वी को हुआ था। चलिए अब यहाँ पे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा चौथा प्रश्न है कि हाल ही में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया है। वे शपथ ग्रहण के कितने माह बाद इस्तीफा दिए हैं? ये काफी अच्छा प्रश्न है और इसका जो सही आंसर होगा ये होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 4 माह बाद ये इस्तीफा दिए हैं। अब यहाँ पर मैं आपको इसके बारे में बता दूं कि हाल ही में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया है। वे पिछले 4 माह से इस पद पर थे। और यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट में लिखा गया है कि इस्तीफे के बाद अब पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड के 11वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया है। अब यहाँ पर जो आप इस इमेज में देख रहे हैं यही है पुष्कर सिंह धामी, और जो कि ये उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री होंगे। और यहाँ पर आपको याद रखना है ये उत्तराखंड के 11वें मुख्यमंत्री होंगे। और फिर यहाँ पे अगले पॉइंट में लिखा गया है उन्हें राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई है और उनके साथ 11 अन्य मंत्रियों ने भी शपथ ली है। तो ये सारे कुछ फैक्ट आपको याद रखना है। और यहाँ पे एक चीज ध्यान रखेगा कि मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत जो मतलब पूर्व मुख्यमंत्री हो चुके हैं अब, तो इन्होंने जो अपना इस्तीफा दिया था ये राज्यपाल बेबी रानी मौर्य को दिया था। तो ये सारी कुछ इन्फॉर्मेशन है जो कि यहाँ से आपको याद रखना है। दोस्तों इस तरह के वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। आज के इस वीडियो का टारगेट मैं आपको दे रहा हूँ 650 लाइक का। अगर आपको वीडियो से हेल्प मिले तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल पर पहली बार विजिट किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए इतनी मेहनत करता हूँ। तो प्लीज आप लोगों का हक बनता है, आप लोगों का दायित्व बनता है कि यहाँ पर आप वीडियो को लाइक करें। ठीक है, तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। अब हम यहाँ पे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से हाल ही में किस देश में राइट टू रिपेयर कानून लागू किया गया है? किस देश में राइट टू रिपेयर कानून किस देश में लागू किया गया है? तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ये कानून अभी हाल ही में ब्रिटेन में लागू किया गया है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अब यहाँ पर इसके बारे में जानते हैं कि हाल ही में ब्रिटेन में राइट टू रिपेयर कानून लागू किया गया है और इस कानून के तहत बिजली उपकरण बनाने वाले निर्माताओं को कानूनी रूप से उपभोक्ताओं को सामान के स्पेयर पार्ट्स उपलब्ध कराने होंगे। ये आपको ध्यान रखना, यहाँ पर इस नियम के तहत क्या गया है, इस कानून के तहत क्या गया है कि इस कानून के तहत बिजली उपकरण बनाने वाले निर्माताओं को कानूनी रूप से उपभोक्ताओं को सामान के स्पेयर पार्ट्स उपलब्ध कराने होंगे, कानूनी रूप से। ये आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पे आगे लिखा गया कि इस कानून को लाने का मकसद बिजली उत्पादों के इस्तेमाल में 10 साल का इजाफा हो और जिससे पर्यावरण की रक्षा हो सकेगी। इसी उद्देश्य से अभी हाल में ब्रिटेन सरकार के द्वारा राइट टू रिपेयर कानून लागू किया गया है, जिसके तहत ये सारी चीजें यहाँ पर कही गई है। तो ये आपको ध्यान रखना, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अब हम यहाँ पे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा छठा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से हाल ही में किसे टोक्यो पैरालंपिक में भारतीय दल का ध्वजवाहक नामित किया गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये आप याद रखिएगा। इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ये होगा मरियप्पन थंगावेलु, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अब यहाँ पर जानते हैं कि हाल ही में मरियप्पन थंगावेलु को टोक्यो पैरालंपिक खेलों के लिए भारतीय दल का ध्वजवाहक नामित किया गया है। आप जो यहाँ पर इस इमेज में देख रहे हैं यही है मरियप्पन थंगावेलु। अब यहाँ पे आगे लिखा गया है वे रियो डी जेनेरियो में आयोजित 2016 ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीता था और पिछले साल देश के सर्वोच्च खेल पुरस्कार खेल रत्न से भी सम्मानित किया गया था। और यहाँ पे आगे लिखा गया कि इस वर्ष चयन समिति ने 24 पैरा एथलीटों को टोक्यो पैरालंपिक के लिए चुना है और टोक्यो पैरालंपिक 24 अगस्त से लेकर 5 सितंबर 2021 तक होंगे। तो ये सारे कुछ तथ्य होंगे जो कि आपको यहाँ से याद रखना है। यहाँ पर बात हुई है मरियप्पन थंगावेलु की, तो यहाँ से आपके प्रश्न जरूर बनाएंगे क्योंकि ये अभी हाल ही में चर्चे में है, क्योंकि टोक्यो पैरालंपिक के लिए इन्हें भारतीय दल का ध्वजवाहक नामित किया गया। तो यहाँ से बहुत सारे प्रश्न अराइज हो सकते हैं। तो 2016 में इन्हें 2016 नहीं बल्कि 2020 में इन्हें खेल रत्न से सम्मानित किया गया था और 2016 में इन्होंने रियो डी जेनेरियो ब्राजील में आयोजित ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीता था। ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो कि यहाँ से आपको याद रखना है और ये आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। चलिए यहाँ पे बढ़ते अगले प्रश्न पे। हमारा 7वां प्रश्न है कि किस राज्य सरकार ने हाल ही में साल्ट कार्यक्रम शुरू किया है? साल्ट कार्यक्रम क्या है इसके बारे में हम लोग जानेंगे, लेकिन सबसे पहले यहाँ जानते हैं कि साल्ट कार्यक्रम की शुरुआत किस राज्य सरकार के द्वारा किया गया है।
तो देखिए यहाँ पर इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ये होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ये अभी हाल ही में आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। अब यहाँ पर मैं आपको इस बारे में बता दूं कि हाल ही में आंध्र प्रदेश सरकार ने सरकारी स्कूलों के मूलभूत शिक्षा को बदलने के लिए सपोर्टिंग आंध्र लर्निंग ट्रांसफॉर्मेशन यानी कि साल्ट का जो फुल फॉर्म होता है ये होता है सपोर्टिंग आंध्रास लर्निंग ट्रांसफॉर्मेशन अर्थात साल्ट कार्यक्रम की शुरुआत किया है। अब यहाँ पे आगे लिखा गया कि इस कार्यक्रम के लिए विश्व बैंक ने $250 मिलियन के ऋण को मंजूरी दी है। तो यहाँ से ये सारे फैक्ट आपको याद रखना है। साल्ट कार्यक्रम लाने का उद्देश्य यह है कि सरकारी स्कूल जो कि आंध्र प्रदेश के सरकारी स्कूल होंगे वो सारे स्कूलों के मूलभूत शिक्षा को बदलने के उद्देश्य से अभी हाल ही में आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा ये अभी हाल ही में इस योजना को लॉन्च किया गया जिसका नाम है साल्ट, यानी कि सपोर्टिंग आंध्रा लर्निंग ट्रांसफॉर्मेशन। ये बात आपको यहाँ से याद रखना है। अब हम यहाँ पे बढ़ेंगे अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है कि अमेरिका ने हाल ही में कौन सा स्थापना दिवस मनाया है। अभी मैंने आपको बताया था अमेरिका का स्थापना दिवस मनाया गया। आपको बताना यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या होगा। अमेरिका ने अभी हाल ही में कौन सा स्थापना दिवस मनाया है। तो देखिए इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ये होगा 245वां स्थापना दिवस मनाया गया है अमेरिका का। अब यहाँ पर जानते हैं इसके बारे में। तो हाल ही में अमेरिका ने अपना 245वां स्थापना दिवस मनाया है। अब यहाँ पे आगे लिखा गया है कि अमेरिका में 4 जुलाई को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है और अमेरिका 4 जुलाई 1776 को ब्रिटेन से स्वतंत्र हुआ था और इसी के फलस्वरूप प्रत्येक वर्ष 4 जुलाई को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इस वर्ष का जो स्वतंत्रता दिवस मनाया गया ये 245वां स्वतंत्रता दिवस था। ये बात आपको यहाँ से याद रखना है। अब यहाँ पे आगे लिखा गया है अमेरिका के पहले राष्ट्रपति जॉर्ज वॉशिंगटन थे और वर्तमान में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन है और भारतीय मूल की कमला हैरिस उपराष्ट्रपति है वर्तमान में। तो ये सारे कुछ फैक्ट है जो कि आपको यहाँ से याद रखेंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट है कि पिछले साल 24 फरवरी 2020 को अहमदाबाद के सरदार पटेल स्टेडियम में पूर्व राष्ट्रपति जो कि अमेरिकी पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सम्मान में नमस्ते ट्रंप रैली आयोजित किया गया था। ये बात आपको याद रखना है। और यहाँ पे एक चीज याद रखिएगा, ये जो जनता कर्फ्यू का ऐलान हुआ था उसके 2 दिन बाद ये नमस्ते ट्रंप रैली का उद्घाटन किया गया था। यहाँ पर आगे लिखा गया इससे पहले सितंबर 2019 में ह्यूस्टन टेक्सास में हाउडी मोदी कार्यक्रम आयोजित किया गया था और इसी के फलस्वरूप यहाँ पर 24 फरवरी 2020 को अहमदाबाद के सरदार पटेल स्टेडियम में पूर्व राष्ट्रपति जो कि डोनाल्ड ट्रंप जो कि अमेरिकी राष्ट्रपति थे उन्हीं के सम्मान में नमस्ते ट्रंप रैली आयोजित की गई थी। तो ये सारे कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है जो कि यहाँ से आपको याद रखना है। ठीक है, अब हम यहाँ पे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। हम यहाँ पर अगला प्रश्न देखेंगे 9वां प्रश्न। यह प्रश्न के हाल ही में भारत के किस पुराने अखबार ने अपना स्थापना के 200 वर्ष पूरे किए हैं। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मुंबई समाचार। ये प्रश्न बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इसका सही आंसर आपको याद रखना है मुंबई। इसका राइट आंसर होगा मुंबई समाचार। अब यहाँ पर मैं आपको इसके बारे में बता दूं कि मुंबई समाचार या फिर बॉम्बे समाचार भारत में प्रकाशित होने वाला गुजराती भाषा का अखबार है। यह गुजराती भाषा का प्रथम समाचार पत्र भी है। यहाँ पे आगे लिखा गया ये एशिया के सबसे पुराने अखबारों में से एक है और शुरुआत में 10 वर्ष तक यह एक साप्ताहिक समाचार पत्र रहा और इसके बाद द्विसाप्ताहिक किया गया और फिर उसके बाद 1855 से दैनिक कर दिया गया। ये बात आप ध्यान रखेंगे। और इसका जो पहला प्रकाशन हुआ था ये 1922 में हुआ था और ये जो मतलब कि मुंबई समाचार का जो मुख्यालय है ये मुंबई में है। तो ये सारे जुड़े हुए फैक्ट है। यहाँ पर देखिए 200 वर्ष पूरा किया गया, तो इस मतलब से ध्यान रखिएगा। इस लिहाज से ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ से आपके प्रश्न बन सकते हैं, तो यहाँ से आपसे पूछा जा सकता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट कुछ प्रश्न है जो कि आपसे पूछा जाएगा। अखबार का नाम क्या था, ये कितने वर्ष पूरा हुआ है, और जो मोस्ट इंपॉर्टेंटली वो होगा यहाँ पर आपको याद रखना है कि इसका जो मतलब कि किस भाषा का ये अखबार है। तो ये आपको याद रखना है, ये गुजराती भाषा का अखबार था और गुजराती भाषा का ये प्रथम अखबार भी था। ठीक है, तो इतनी सारी जानकारी यहाँ से आपको याद रखना है। चलिए अब यहाँ पे हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा 10वां प्रश्न कि हाल ही में किसे ऑल इंडिया रेडियो का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है। तो ऑल इंडिया रेडियो का अभी नया महानिदेशक अभी हाल ही में एन वेणुधर रेड्डी को नियुक्त किया गया। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अब यहाँ पर जानते हैं कि हाल ही में भारतीय सूचना सेवा के 1988 बैच के अधिकारी एन वेणुधर रेड्डी को ऑल इंडिया रेडियो यानी कि आकाशवाणी का नया महानिदेशक यानी कि डीजी नियुक्त किया गया है। आप जो यहाँ पर इस इमेज में देख रहे हैं ये ऑल इंडिया रेडियो का लोगो है, जो कि यहाँ पर आपको याद रखना है। ऑल इंडिया रेडियो यानी कि AIR, इसी का मतलब कि फुल फॉर्म होता है। अब यहाँ पे लिखा गया ऑल इंडिया रेडियो के बारे में कि ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना 23 जुलाई 1927 को की गई थी, लेकिन इसका सार्वजनिकरण जो किया गया था 1930 में किया गया था। तब इसका नाम बदलकर जो किया गया था ये भारतीय प्रसारण सेवा रखा गया था, जैसे कि 1950 में बदलकर आकाशवाणी कर दिया गया। ये सारी कुछ संबंधित जानकारी है जो कि आपको याद रखेंगे। यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण जानकारी ये है कि इसकी स्थापना हुई थी 23 जुलाई 1927 को और 1930 में इसका सार्वजनिकरण किया गया और उस वक्त 1950 से इसका नाम बदलकर आकाशवाणी कर दिया गया। ठीक है, ये सारी अभी जानकारी याद रखिए। अभी हाल ही में इसके महानिदेशक के तौर पर एन वेणुधर रेड्डी को नियुक्त किया गया है। चलिए अब यहाँ पे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही में खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने किस राज्य में मरुस्थलीकरण को कम करने और आजीविका प्रदान करने के लिए बोल्ड नामक परियोजना शुरू की है। किस राज्य में?
तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ये होगा राजस्थान में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब यहाँ पर मैं आपको इसके बारे में बता दूं कि हाल ही में खादी और ग्रामोद्योग आयोग यानी कि KVIC ने राजस्थान में जनजातियों को रोजगार मुहैया कराने के उद्देश्य और उनकी आय बढ़ाने के लिए बोल्ड परियोजना की शुरुआत की है। ये बात आपको ध्यान रखना है, ये राजस्थान में भी किया गया है और एक खादी ग्रामोद्योग के आयोग के द्वारा किया गया है, जिससे कि यहाँ पर जो जनजाति निवास करती है उसको रोजगार मुहैया होगा और यहाँ पर कह सकते हैं कि उनकी आजीविका का एक स्रोत बनेगा। तो इस योजना का नाम है बोल्ड नामक, मतलब कि बोल्ड परियोजना, ये बात आप ध्यान रखिए। और यहाँ पे आगे लिखा गया इस परियोजना से एक तरफ जहां मरुस्थल कम होगा और वहीं पर आजीविका प्रदान करने के लिए एक बहुउद्देशीय ग्रामीण उद्योग सहायता शुरू हुई है। तो ये सारी जानकारी यहाँ से आप याद रखिए। चलिए अब यहाँ पे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा 12वां प्रश्न के हाल ही में किसके द्वारा सैटेलाइट टीवी कक्षाओं को लागू करने की मंजूरी दी गई है? इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ये होगा हमारा भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब यहाँ पर इसके बारे में जानते हैं कि हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो ने सैटेलाइट टीवी कक्षाओं के लिए तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए शिक्षा पर संसदीय अस्थायी समिति को अपनी मंजूरी दे दी है। और यहाँ पे आगे लिखा गया कि इसके तहत इसरो द्वारा सैटेलाइट टीवी कक्षाएं शुरू करने के लिए राज्यों को उपग्रह अधिकार प्रदान किया जाएगा और इस कार्यक्रम के तहत छात्र क्लस्टर कक्षाओं का लाभ उठा सकते हैं। तो ये सारी जानकारी आपको याद रखना। ये अभी हाल ही में सैटेलाइट टीवी कक्षाओं को शुरू करने का मंजूरी जो दिया गया, लागू करने का जो मंजूरी दिया गया है, ये इसरो के द्वारा दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। हमारा अगला प्रश्न हाल ही में किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर रानी लक्ष्मीबाई रखने का प्रस्ताव उत्तर प्रदेश सरकार ने रेल मंत्रालय को भेजा है? ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है और इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ये होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए यानी कि झांसी रेलवे स्टेशन। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। हाल ही में झांसी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर रानी लक्ष्मीबाई रखने का प्रस्ताव उत्तर प्रदेश सरकार ने रेल मंत्रालय को भेजा है। तो ये सारी जानकारी याद रखिए। अब हम यहाँ बढ़ते हैं आज के इस वीडियो के प्रश्न की ओर। आज के इस वीडियो का प्रश्न है कि हाल ही में 5 जुलाई 2021 को राष्ट्रीय जनता दल यानी कि आरजेडी का स्थापना दिवस मनाया गया है। बताएं कि आरजेडी यानी कि राजद का स्थापना कब किया गया था? अगर आपने कल वाले वीडियो को ध्यानपूर्वक देखा होगा तो इसका आंसर आपको याद होगा। इसका आंसर क्या है कृपया कमेंट बॉक्स में जाइए और इसके बारे में डिटेल में लिखिए। आप यहाँ पे मैं बता दूं, अगर आप पेड ग्रुप को ज्वाइन करने इच्छुक हैं तो ये व्हाट्सअप नंबर पे हमें pre21 लिख के मैसेज कीजिए और यहाँ पर आपको डेमो PDF मिलेगा। उसके बाद आप निर्धारित करेंगे हमारे इस पेड ग्रुप को ज्वाइन करना या फिर नहीं। पेड ग्रुप में बहुत सारे PDF आपको मिलेंगे जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा उपयोगी सिद्ध होंगे। पेड ग्रुप में आपको टेस्ट सीरीज प्रोवाइड किया जाता है जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। सेंसिटिव BPSC प्राइमरी परीक्षा और BPSC CDPO ये दोनों परीक्षाओं के लिए आपके लिए उपयोगी हो सकता है। पेड ग्रुप में ये सारी तमाम इन्फॉर्मेशन आपको देखने को जो मिल रहा है, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर प्रोवाइड की जाती है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पर आपको टेस्ट सीरीज, बिहार करंट अफेयर्स, बिहार GK और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो BPSC के होंगे वो सारे यहाँ पे प्रोवाइड किए जाएंगे। यहाँ पर करंट अफेयर्स के तहत आपको डेली और मंथली मैगजीन यहाँ पर आपको मिलेगा। खास करके यहाँ पे आप इस इमेज भी देख सकते हैं, ये सारे यहाँ पर आपको PDF फॉर्मेट में सभी आपको मतलब कि पेड ग्रुप में अवेलेबल कराया जाता है। तो अगर आपसे ज्वाइन करने के इच्छुक है तो इस व्हाट्सअप नंबर पे हमें pre21 लिख के मैसेज कीजिए। ध्यान रखें आपको कॉल नहीं करना बल्कि मैसेज करना है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो कैसा लगा कृपया कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए धन्यवाद, जय हिंद।